राजस्थान की राजनीति हमेशा से दिलचस्प और कई प्रभावशाली नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहाँ राजनीति की समीकरण अक्सर नेताओं की लोकप्रियता, उनके जन आधार और सामाजिक मुद्दों पर उनकी पकड़ से तय होते हैं। इन्हीं उभरते चेहरों में एक नाम राजकुमार रोत का भी है, जो आदिवासी समाज की आवाज़ बनकर तेजी से राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं। भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल राजकुमार रोत राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं और आदिवासी अधिकारों के मुद्दों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो आखिर क्या है राजकुमार रोत का पूरा राजनीतिक सफर और कैसे बने वे आदिवासी राजनीति का एक बड़ा चेहरा, आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है भावेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत रफ्तार की खास सीरीज मरुद्रा के बाहुबली। यह खबर उस युवा नेता राजकुमार रोत और उनकी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी से जुड़ी है, जो राजस्थान की आदिवासी राजनीति में तेजी से उभरे हैं। जहां एक तरफ उनकी लोकप्रियता और जमीनी जुड़ाव से उन्हें आदिवासी समुदाय का चेहरा बनाया, वहीं दूसरी ओर उन पर और उनकी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। यहाँ हम इन आरोपों को, तथ्यों को, भावनाओं और सियासी संदर्भ के साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सच है या महज सियासी चाल का हिस्सा? भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी का औपचारिक गठन 10 सितंबर 2023 को उदयपुर में हुआ, लेकिन इसकी जड़ें उससे कई साल पीछे तक जाती है। इस कहानी का बीज गुजरात में 2017 में बोया गया था, जब छोटू भाई बसवा ने भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी की स्थापना की। बीटीपी का मकसद था आदिवासी समुदाय के अधिकारों को सियासी मंच पर लाना, चाहे वह जमीन पर मालिकाना हक हो, शिक्षा, रोजगार में हिस्सेदारी हो या उनकी संस्कृति की रक्षा। गुजरात और राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में इस पार्टी ने तेजी से अपनी जगह बनाई। इनका सबसे बड़ा सबूत 2018 का राजस्थान विधानसभा चुनाव था, जब बीटीपी ने 2 सीटें जीत ली, 84 से राजकुमार रोत और सागवाड़ा से राम प्रसाद डिंडोर। यह जीत दक्षिण राजस्थान में एक नई सियासी चेतना का प्रतीक थी, लेकिन सियासत में हर जीत के साथ चुनौतियां भी आती है। 2020 के बाद बीटीपी के भीतर दरारें दिखने लगी। राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर को लगने लगा कि छोटू भाई बसवा का नेतृत्व उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। सूत्रों के मुताबिक राजकुमार का मानना था कि बीटीपी का फोकस गुजरात पर ज्यादा केंद्रित हो गया था, जबकि राजस्थान के आदिवासी मुद्दे जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में खनन से विस्थापन, स्कूलों की कमी और बेरोजगारी पीछे छूट रही थी। संगठनात्मक ढांचे और नीतियों पर भी सवाल उठे। छोटू भाई की एक छत्र शैली ने नेताओं को असहज कर दिया था। 2023 की शुरुआत तक असहमति एक बड़े फैसले में बदल गई। राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर ने बीटीपी से अलग होने का मन बना लिया। अगले 9 महीने तक दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों, साथियों, आदिवासियों, नेताओं और युवाओं से सलाह मशवरा किया। आखिरकार 10 सितंबर 2023 को उदयपुर में एक विशाल सभा हुई। यहाँ सैकड़ों लोग जमा हुए। बुजुर्ग अपनी पारंपरिक पगड़ियों पहनने लगे। युवा उम्मीद भरी नजरों के साथ इस सभा में राजकुमार रोत ने नई पार्टी की घोषणा की, भारत आदिवासी पार्टी। नाम में भारत और आदिवासी का मेल एक साफ संदेश था। यह पार्टी देश के मूल निवासियों की पहचान को सियासत के केंद्र में लाएगी। जल जीवन, जमीन की रक्षा, शिक्षा और रोजगार में 75% आरक्षण की मांग और आदिवासी संस्कृति का संरक्षण। पार्टी ने खुद को पर्यावरण अनुकूल और जन केंद्रित बताया। यह एक नई चेतना का उदय था, एक ऐसा सपना जो राजकुमार रोत के नेतृत्व में हकीकत की राह पर चल पड़ा। लेकिन इस तेज उड़ान के साथ ही विवादों और आरोपों का सिलसिला भी शुरू हुआ। राजकुमार रोत और उनकी पार्टी पर विरोधियों, राजनीतिक दलों और कुछ सामाजिक समूहों ने कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी और कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि राजकुमार रोत अपने बयानों से समाज को बांट रहे हैं। खास तौर पर उनका यह दावा है कि आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है और ना ईसाई है, और जनगणना में अलग धर्म कोड की मांग विवाद में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अगस्त 2024 में कहा, राजकुमार रोत समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज एक है, लेकिन यह कहना कि हम यह नहीं है, हम वह नहीं है, यह गलत है। तर्क है कि आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति और संस्कृति अलग है, जो किसी भी समुदाय और धर्म से मेल नहीं खाती। वह इसे पहचान की लड़ाई बताते हैं, लेकिन विरोधी से हिंदू समाज से अलग होने की कोशिश कहते हैं। यह मुद्दा भावनात्मक और सांस्कृतिक है। रोत की बातों में ऐतिहासिक आधार है। आदिवासी परंपराएं वाकई मुख्य धारा से अलग हैं।
लेकिन इसे सियासी हथियार बनाकर समाज को बांटने का आरोप भी खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बीजेपी की एकता की नैरेटिव को चुनौती देता है। बीजेपी ने रोध पर यह भी आरोप लगाया कि वह बार बार उनकी पार्टी पर आधारहीन हमले करते हैं। मिसाल के तौर पर फरवरी 2025 में डूंगरपुर के बेणेश्वर मेले में रोध ने बीजेपी पर फर्जी निमंत्रण पत्र बांटने का और आदिवासी धार्मिक स्थलों को सियासी मंच बनाने का इल्जाम लगाया। बीजेपी सांसद मंत्रालय रावत को भी निशाने पर लिया गया। रोध ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी ने बेणेश्वर धाम को राजनीतिक मंच बनाकर इसकी पवित्रता को कलंकित किया है। बीजेपी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह महज सियासी नाटक है, जहां दोनों तरफ से सियासी फायदे उठाने की कोशिश दिखती है। बीजेपी पर धार्मिक आयोजनों को अपने पक्ष में करने का आरोप पहले भी लगता आ रहा है, लेकिन रोध का इसे बड़ा चढ़ाकर पेश करना ही उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। नवंबर 2024 में सलुम्बर उपचुनाव के हार के बाद रोध ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से रिकाउंटिंग की मांग की और कहा, अगर गड़बड़ी नहीं तो रिकाउंटिंग से डर क्यों। बीजेपी ने इसे हार की बौखलाहट करार दिया और कहा कि रोज जनता का फैसला स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का सवाल उठाना आम बात है, लेकिन बिना ठोस सबूतों के बिना आरोप लगाना कमजोर पड़ता है। बीजेपी की जीत यहां करीबी थी, जिससे रोध का दावा सियासी रंग लेता है। इन आरोपों के पीछे सियासत का खेल साफ है। बीजेपी और रोध के बीच यह टकराव सिर्फ विचारधारा का नहीं बल्कि आदिवासी वोट बैंक की लड़ाई का है। दक्षिण राजस्थान में बाप की बढ़ती ताकत, 3 विधायक 2024, एक सांसद 2024 में और राज्य पार्टी का दर्जा जनवरी 2025 बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बन रही है। रोध की सादगी, जैसे ऊंट पर सांसद पहुंचना और जमीनी मुद्दे उठाना, उन्हें जनता का नेता बनाता है, लेकिन यह बात विरोधियों को खटकती है। समुदाय के लोग रोध को अपनी आवाज मानते हैं। एक किसान ने कहा, वे हमारे दर्द को समझते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि धर्म और मुद्दे उठाकर वे जरूरत से ज्यादा विवाद पैदा करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस उन्हें क्षेत्रीय नेता तक सीमित रखना चाहती है और आरोपों को हथियार बताती है।